हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो पाकिस्तान ने फाइनली वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। मतलब बहुत ही एक तरीके से वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी कि किसको एक तरीके से सिलेक्ट करे, किसको एक तरीके से ड्रॉप करे। जो उनके प्रीमियर पेसर है नसीम शाह, जो कि शायद एशिया कप 2023 में उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज थे, उनको इंजरी हो गई थी। और जिसके चलते अगर आप देखो, उनका रिप्लेसमेंट भी एक तरह से ऐड करना था कि किसको एक तरह से वो लेके जाएं। तो एक तरीके से आप देखो उनके बोर्ड में काफ़ी डिस्कशन हो रही थी। और मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो, मतलब अभी मैं करंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब इंडियन टीम नंबर 1 टीम है ओडीआईज में। और जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पहला ओडीआई मैच हुआ उससे पहले तक अगर आप देखो, पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई टीम थी। और जब आप नंबर 1 ओडीआई टीम होते हो तो मतलब कुछ एक तरीके से अच्छा किए होगे तभी वहाँ पे आए होगे। और अगर आप इतना अच्छा खेल रहे हो तो फिर आपको एक तरह से पता होना चाहिए कि आपकी एक तरीके से टीम क्या है, कौन से वो प्लेयर है जो कि सिलेक्ट होंगे वर्ल्ड कप के लिए। और अगर कोई एक आधा प्लेयर इंजर्ड हो जाए फिर आप किसको पिक करोगे। सो मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, बट फाइनल उनका स्क्वाड आया है। और बहुत ज़्यादा एक तरह से चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। ऑलमोस्ट जो स्क्वाड एक तरह से एशिया कप के लिए था वही एक तरह से वर्ल्ड कप के लिए भी आए हैं। बस एक नसीम शाह की अगर आप बात करें, उनकी इंजरी के चलते उनको बाहर होना पड़ा है और उनकी जगह पे हसन अली को लाया गया है। हालांकि वहाँ पे डिस्कशन ये भी हो रहे थे कि क्या मोहम्मद आमिर आ सकते हैं, वहाब रियाज की बात हो रही थी। मतलब वो ऐसे प्लेयर जो कि काफ़ी समय से क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। अभी देखो वहाँ पर, अब देखो वो T20 लीग्स में जाके कहीं पे खेल रहे हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे एक तरह से बैठ के डिस्कशन गेम के बारे में कर रहे होंगे। तो लगातार एक तरह से वो खेल नहीं रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये भी डिस्कशन हो रहा है कि कभी मोहम्मद आबिर आ सकते हैं, वहाब रियाज आ सकते हैं। बट वो चीज़ नहीं हुआ है। इमाद वसीम के नाम को भी एक तरह से लेके बहुत चर्चा थी, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ या स्पिनर जो उनके बाकी थे उस हिसाब से कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी। बट टीम मैनेजमेंट ने नवाज़ के साथ एक तरह से परस्यू किया है और साथ ही शादाब को भी एक तरह से टीम में रखा हुआ है। खैर मैं सबसे पहले आपको टीम बता देता हूँ। ये बाबर आजम कैप्टन है और शादाब खान जो कि वाइस कप्तान बने रहे हैं। खबर ये थी कि शायद साइंस से अफरीदी को वाइस कप्तान बनाया जा सकता है, बट अच्छा हुआ कि शादाब को ही रखा, क्योंकि शादाब उनके बहुत एक अच्छे प्लेयर हैं। हाँ, थोड़ा सा ऑफ कलर ज़रूर हुए थे एशिया कप के दौरान, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बाहर ही कर दो। एक यूटिलिटी प्लेयर है, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और इंडियन कंडीशन में एक तरह से वो बेहतर भी करेंगे, ये हमें उम्मीद है। बाकी अगर उनकी टीम देखें तो फ़कर जमान और इमाम उल हक दोनों ही ओपनर हैं। फ़कर आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद अगर आप देखो उनको टीम में रखा गया है। हालांकि बैकअप के तौर पर अगर आप देखो तीसरे ओपनर अब्दुल्ला शफीक भी हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसको एक तरह से स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि क्योंकि जो आखिरी मैच हुआ था उसमें अगर आप देखो शायद अब्दुल्ला शफीक को वो अंदर लाए थे इमाम के जगह पे। तो फिर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किसको एक तरह से वो आज ओपनर पिक करते हैं, मतलब दो कौन से उनके ओपनर होते हैं। मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक तो होंगे, साथ में आपको हो सकता है कि इमाम दिख जाए, फ़कर को हो सकता है थोड़ा सा इनिशियली गेम में मौका ना मिले। और फिर अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें, वहाँ पे आपको विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान दिखेंगे। पिछली पारी में उन्होंने बहुत अच्छा भी खेला था। आगा सलमान, रवींद्र जडेजा की बॉल उनको लगी थी, वो इंजर्ड भी हुए थे, बट टाइमली फिट हो जाएंगे तो वो है। साथ ही इफ्तिकार अहमद जो उनके नंबर 6 पे होंगे। और एक बैकअप के तौर पर शौक शकील को रखा गया है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि मोहम्मद हारिस जो उनके बैकअप विकेट कीपर हैं उनको स्टैंड बाई ऑप्शन में रखा गया है। अब थोड़ा सा वो सरप्राइजिंग लगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक विकेट कीपर जो कि 15 में रखा है। देखिए जितना मुझे मालूम है शायद उस टीम में दूसरा विकेट कीपर कोई नहीं है। मतलब जो हम स्क्वाड देख रहे हैं तो मोहम्मद रिजवान इकलौते विकेट कीपर है, मोहम्मद हारिस एज बैकअप है। तो ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ती है, मतलब ड्यूरिंग द मैच, ऐसा नहीं है क्योंकि क्या होता है कि जब आप रिप्लेसमेंट तभी अनाउंस कर सकते हो जब एक कंप्लीट प्लेयर को आप एक तरह से बाहर करके दूसरे को लाते हो। मतलब मोहम्मद हारिस उसी केस में अंदर आएंगे अगर कोई प्लेयर जो कि कम्प्लीटली रूल्ड आउट होता है। तो सपोज़ कि अगर मोहम्मद रिजवान को ड्यूरिंग द मैच कुछ इंजरी फिंजरी हो जाती है तो फिर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन विकेट कीपिंग करता है। मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली अगर कोई उनके बैट्समैन में से कोई अगर एक तरह से पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी करता होगा, मतलब डोमेस्टिक में किए होंगे, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। तो उसी वजह से मुझे लगा कि मे बी शौक शकील और आगा सलमान में से किसी एक को वो 15 में रखते और दूसरे को वो स्टैंड बाइज ऑप्शन में रखते और मोहम्मद हारिस को 15 में रखते। तो खैर वो उनकी सोच है। बाकी अगर ऑलराउंडर्स पे आएंगे तो जैसा कहा कि एक शादाब वाइस कप्तान हो गए, इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ है, उसामा मिर जो कि उनके लेग स्पिनर है, तो ये उनके 3 स्पिन बॉलिंग विकल्प हो जाएंगे। और फिर अगर आप 4 पेसर देखोगे तो शाहीन होंगे, हारिस रऊफ होंगे, हसन अली का एक तरह से इंक्लूजन हुआ है और मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ़हीम अशरफ आए थे बीच में भी, देखो काफ़ी समय बाद उनको एक तरह से जगह नहीं मिली है। साथ ही तैयाब ताहिर भी जो भी एक तरह से टीम में थे, बाद में उनको रिप्लेस किया गया शौक शकील के साथ, तो वो भी यहाँ पे एक तरह से फीचर नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकी 15 मेंबर की टीम है। इसके अलावा आप देखो तो स्टैंड बाइज ऑप्शन में इस तरह कहा कि मोहम्मद हारिस है, साथ ही जमान खान और अबरार अहमद को भी रखा गया है। जो अबरार अहमद उनके लेग स्पिनर है और जमान खान को आपने शायद देखा भी होगा जिस तरह से वो बॉल डाल रहे थे आखिरी ओवर्स में। तो क्योंकि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है उनके पास, मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसी वजह से शायद 15 का हिस्सा नहीं है।
बट आई थिंक वहाँ पे उनको पिक कर सकते थे 15 में, अगर चाहे तो हसन अली को एक तरीके से वहाँ पे पिक करने की ज़रूरत नहीं थी, बट एक तरह से उनको कम बैक कराया है कंसिडरिंग हिज एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर आप देखो जो उनके पेसर मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दानी, जिनको हमने पिछले टाइम में देखा है, वो फिलहाल शायद एशियन गेम्स का पार्ट है। तो स्क्वाड अच्छी बनी है, मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही है कि परफॉर्म करने की बात है। एक तरह से वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका गिर गया है, जिस तरह से एशिया कप में उनकी हार हुई इंडिया के खिलाफ, और फिर जो क्लोज गेम वो श्रीलंका के खिलाफ हारे, फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हल्का सा उनको झटका ज़रूर लगा था। और थोड़ा सा ये भी एक तरह से चर्चा में था कि थोड़ा सा बहस हुई है वहाँ पे उनके ड्रेसिंग रूम के बीच, जहाँ पे जिस तरह से मैच वो हारे एशिया कप के बाद। अब देखिए, जब एशिया कप स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त देखो नंबर 1 टीम थे, एशिया कप के लिए भी एक तरह से प्रबल दावेदार थे, इवन वर्ल्ड कप के टॉप 4 के लिए भी एक तरह से प्रबल कंटेंडेंट थे। बट जिस तरह से एशिया कप में परफॉर्मेंस रहा है, और अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी देखना है पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम का बड़े मैचेस में रन नहीं है, मतलब जो मल्टीनेशनल इवेंट्स हैं वहाँ पर उस हिसाब से उनके परफॉर्मेंस नहीं है। फ़कर आउट ऑफ फॉर्म में, इमाम के जो रन्स आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनके खुद के लिए रन है, मैच विनिंग नॉक उस हिसाब से नहीं आता है। बाकी मिडिल ऑर्डर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ पे ट्रबल है। रिजवान और इफ्तिकार अच्छा कर रहे हैं, बट जिसको भी एक तरह से खिलाते हैं, आगा सलमान या शौज शकील, उनको बेहतर करना पड़ेगा। फिर जो उनके स्पिनर है वो एक तरह से कम्प्लीटली आउट ऑफ टच दिखे एशिया कप के दौरान, तो वो चाहेंगे कि शादाब, नवाज ये बॉल के साथ और साथ ही बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट करे। और फिर पेस डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली एक तरह से हल्का हुआ है, क्योंकि नसीम शाह उनके एक तरह से कह सकते हैं प्रीमियर गेंदबाज मेरे हिसाब से थे, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी अच्छे गेंदबाज हैं। बट समहाउ मुझे लगा कि जिस तरह से नसीम शाह इस एशिया कप में बॉल डाल रहे थे, सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डेडली वही दिख रहे थे। शाहिन शाह अफरीदी का ऐसा है कि नई बॉल के साथ बहुत इफेक्टिव हैं, और टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखो डेथ ओवर्स में थोड़ा सा वो स्लो वन, वो कटर्स, वो यॉर्कर एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकते हैं। फिर हारिस रऊफ को एक तरह से मिडिल फेज में एक तरह से ज़्यादा एक तरह से गेंदबाजी करते हैं, और फिर डेथ ओवर्स में। बट नसीम शाह का क्या है कि वो ऑल फेज गेंदबाज थे। नई बॉल के साथ आप देखिए इतना इतना लंबा स्विंग उनका हो रहा था, फिर मिडिल ओवर्स में अच्छा ऑपरेट कर रहे थे, फिर डेथ ओवर्स में भी एक तरह से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो वो एक बड़ा लॉस उनको ज़रूर हुआ है। अब इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि तीसरा पेसर वो किसको खिलाते हैं, क्या हसन अली के साथ जाएंगे या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ, वो एक तरह से देखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखो टॉप 4 हल्का सा उनके लिए डाउट लग रहा है, मतलब वो लड़ाई होगी टॉप 4 की पोजीशन के लिए। मुझे लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तो डेफिनेटली एक तरह से हॉट फेवरेट रहेंगे। चौथा जो स्लॉट होगा उसमें देखो पाकिस्तान भी होगा, साउथ अफ्रीकन टीम भी होगी, और न्यूजीलैंड की भी टीम होगी। तो आई थिंक इन तीनों में लड़ाई हो सकती है। और पाकिस्तान की जो एक तरह से क्वालिटी ऐसी है कि सडनली वो कौन सा पाकिस्तान आएगा किसी को नहीं पता है कि किस प्रकार का वो क्रिकेट खेलेंगे। थोड़ा सा जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो उनके साथ आप एसोसिएट कर सकते हो। तो फिर होपफुल एक तरह से अच्छा ही करेंगे वर्ल्ड कप में, और लेकिन उसके लिए एक तरह से की रहेंगे बाबर आजम। अगर वो अच्छा नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का कोई चांस है। तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए कि आपको लगता है कि क्या कौन सा वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में पिक हो सकता था, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।